काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो पहले देखते हैं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं? तो पहले बोलेंगे क्या, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about the motion of a body, the motion of a body without analyzing the cause, मतलब कि किस कारण से मोशन हो रहा है उसके बारे में हमको पता नहीं करना है, बस ये हमको पता है कि मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है मतलब फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलेंगे जिसमें मोशन हो रहा है, तो उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो ठीक है, अब किस कारण से हो रहा है ये पता नहीं है। अब आते हैं कि काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है रिफरेंस फ्रेम के बारे में, रिफरेंस फ्रेम। फिर दूसरा पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। फिर इसी को जो है मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ना है थर्ड नंबर में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। और इसी को मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं, मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। लास्ट है फोर्थ नंबर, वो है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। तो ठीक है, इतना पढ़ना है हमको काइनेमेटिक्स में, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं अब रिफरेंस फ्रेम से शुरू करने जा रहे हैं। रिफरेंस फ्रेम, तो रिफरेंस फ्रेम क्या है पहले आप समझिए। रिफरेंस फ्रेम का मतलब हुआ कि जहां ऑब्जर्वर बैठ करके किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या मोशन को ऑब्जर्व करता है, तो उसी फ्रेम को बोलते हैं रिफरेंस फ्रेम। यानी आप कह सकते हैं कि इट इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वर हु डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अब देखिएगा, मान लेते हैं लेट टू ऑब्जर्वर्स डिस्क्राइबिंग, टू ऑब्जर्वर्स ए एंड बी, मतलब वन एंड टू आर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन एरोप्लेन at any instant of time, aeroplane is at point P, as shown in the figure, अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो ऑब्जर्वर है और एक एरोप्लेन के पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहले तो समझ गया कि रिफरेंस फ्रेम किसको कहते हैं। तो डेफिनेशन तो यही है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वर हु डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। हम मान लेते हैं दो ऑब्जर्वर 1 और 2 है, जो कि एक एरोप्लेन के पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है या एरोप्लेन के मोशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो किसी समय एरोप्लेन जो है वो P पॉइंट पे है, तो क्या होगा देखिए, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए जैसे एरोप्लेन जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, यही एरोप्लेन है और किसी समय ये P पॉइंट पे है और 1 एंड 2, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। 1 इसको जो है ऑब्जर्व कर रहा है, तो 1 से ये लाइन जो मिलाएंगे, 1 से मिलाने वाला लाइन जो होगा इसको क्या बोलेंगे, तो RP1, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 1, और 2 से मिलाने वाले लाइन को बोलेंगे RP2, तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 2, और 1 और 2 को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलेंगे, तो R21, यानी पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। देखो यहाँ लिख देते हैं RP1 क्या है, तो पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 1। आर P2 क्या है? तो बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 2। R12 क्या है? R21 क्या है? तो बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ठीक है, ध्यान से इसको देखिए। अब 1 और 2 जो है दो ऑब्जर्वर है, दोनों इस एरोप्लेन के पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो 1 और 2 सेम रेफरेंस फ्रेम में है या अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि व्हेन R12 या R21, देखो R12 बार बार बोल दे रहे हैं, R21 है, R21 है, समझे ना? जिधर एरो होता है ना उसको पहले लिखते हैं, तो एरो 2 की तरफ है तो 2 पहले लिखेंगे, बाद में 1 लिखेंगे, तो यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो R21 इज कांस्टेंट। अगर R12 कांस्टेंट होगा देन 1 and 2 विल बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम। अब इस चीज को समझिए, R12 क्या है? पोजीशन वेक्टर। अगर ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन अगर कांस्टेंट हो, ये अगर फिक्स हो, ये अगर बदल नहीं रहा हो, तब बोलेंगे 1 और 2 दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम में है। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? इफ वेलोसिटीज ऑफ बोथ ऑब्जर्वर्स, ठीक ना, बोथ ऑब्जर्वर्स ऐसे लिख देते हैं, ऑब्जर्वर्स आर सेम। अगर दोनों ऑब्जर्वर का वेलोसिटी अगर सेम है देन 1 and 2 विल बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम। समझ चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी अगर सेम हुआ तब भी सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा। 1 और 2 का वेलोसिटी अगर सेम हुआ तब भी जो है वो सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा। और 1 और 2 से मिलाने वाला लाइन जो है वो अगर फिक्स है, वो अगर बदल नहीं रहा है, तब भी 1 और 2 सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम लोग जो हैं क्वेश्चन लिए हैं कि चेक वेदर द टू ऑब्जर्वर्स 1 and 2 आर इन सेम रेफरेंस फ्रेम और नॉट। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट ऑब्जर्वर 1 जो है वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो भी इधर ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ 1 और 2 दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा कि नहीं? तो बोलेंगे देखो 1 और 2 से मिलाने वाला लाइन जो है वो तो यही है, और 1 और 2 का जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स है। तो बोलेंगे V1 इज इक्वल टू V2, V1 और V2 जो है वो इक्वल है, हेंस 1 and 2 विल बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में है कि ऑब्जर्वर 1 जो है वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जर्वर 2 जो है वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम में है कि नहीं? तो बोलेंगे देखो इससे मिलाने वाला लाइन तो जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हाँ ये भी बदल जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। चलो उससे नहीं सोचते हैं, पहले ये सोचिए क्या इन दोनों का वेलोसिटी फिक्स है? तो बोलेंगे देखो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है 10 और 10, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है। तो बोलेंगे V1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है V2 के मैग्नीट्यूड के, अब वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन V1 जो है वो V2 के इक्वल नहीं है, V1 V2 के इक्वल नहीं है, हेंस 1 and 2 will be in two different reference frame। मतलब कहने का है कि 1 और 2 जो अगर किसी बॉडी या किसी पार्टिकल के बारे में ऑब्जर्व करेगा, पोजीशन या मोशन के बारे में ऑब्जर्व करेगा, तो अलग अलग ऑब्जर्व करेगा, दोनों अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड नंबर में कह रहा है कि एक गोलंबर है, यानी एक सर्कल समझ लीजिए, और यहाँ पे एक दोस्त आपका 1 बैठा हुआ है और दूसरा दोस्त जो है वो इस गोलंबर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो 1 और 2 जो है वो सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा या डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में? तो देखो इससे मिलाने वाला लाइन जो है वो तो रेडियस का काम करेगा, इसका मैग्नीट्यूड जरूर फिक्स है, लेकिन जब यहाँ जाएगा या जब ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है जब यहाँ जाएगा तो बोलो पोजीशन वेक्टर जो है वो तो चेंज न कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा। तो जाहिर है पोजीशन वेक्टर तो सेम है नहीं। दूसरी बात, ये ऑब्जर्वर 1 जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर 2 जो है वो मूव कर रहा है, तो बोलेंगे V1 इज नॉट इक्वल टू V2, V1 V2 के इक्वल नहीं है। तो बोलेंगे हेंस 1 and 2 विल बी
इन टू डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, टू डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक जो गोलंबर है वो इतना छोटा सर्कल है, ठीक है, और दूसरा गोलंबर जो है वो कुछ बड़ा सर्कल बनाए हुए है, और इसमें जो ऑब्जर्वर 1 है वो इस पे मूव कर रहा है इधर, ये ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर यहाँ 2 है, और हमेशा जो है 1 2 के सामने होता है, मतलब ऑब्जर्वर 2 जब यहाँ जाता है तो ऑब्जर्वर 1 यहाँ रहता है, तो ये इसके सामने है। ऑब्जर्वर 1 जब यहाँ जाएगा तो ऑब्जर्वर 2 यहाँ जाएगा, यानी ये इसके सामने है। ऑब्जर्वर 1 यहाँ जाएगा तो ऑब्जर्वर 2 जो है वो यहाँ जाएगा, तो हमेशा ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 एक दूसरे के सामने है। तो बताओ 1 और 2 सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा, डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में होगा? तो देखने से तो यही लग रहा है कि देखो पोजीशन वेक्टर जो है उसका लेंथ तो फिक्स है, बिल्कुल लेंथ फिक्स है, लेकिन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो इधर है, 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 मतलब कि पोजीशन वेक्टर तो चेंज कर रहा है ना। R12 जो है वो तो चेंज कर रहा है, R12 इज नॉट कांस्टेंट, या R21 इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, R12 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और दूसरी बात देखो 1 जो है वो इतना दूरी जा रहा है और 2 इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जाहिर है जितना टाइम में 1 इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 उतना ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जाहिर है 1 और 2 का वेलोसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि V1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू V2 होगा। तो इस तरह से बोलेंगे 1 and 2 hence 1 and 2 will be in two different reference frame, two different reference frame, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम। कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि 2 डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में क्यों है। अब जो है आगे पढ़ते हैं तो ये नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम का मतलब तो होता है कि ऑब्जर्वर जहाँ पे बैठ करके किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्व कर रहा है वही समझो रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम कितने टाइप का होता है। तो देखिए रेफरेंस फ्रेम जो है, रेफरेंस फ्रेम वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब समझना है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो देखिए बोलेंगे द फ्रेम which is either in rest or in moving with constant velocity, यानी वैसा फ्रेम, वैसा ऑब्जर्वर जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो बोलेंगे those frame are called inertial reference frame, inertial reference frame। आप इसी को और इस तरह से भी बोल सकते हैं कि all non accelerated frame are called inertial reference frame, inertial reference frame। उम्मीद है समझ गए होंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है। अब बात करते हैं कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, बोलेंगे ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब ध्यान से समझिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि अर्थ कैसा रेफरेंस फ्रेम है, तो देखो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना, अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो जाहिर है अर्थ जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम होने का मतलब वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। लेकिन फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, यानी जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, उसके लिए हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ जो है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक ना, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक ना। इस बात को हम मेंशन कर दे रहे हैं कि अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, बिकॉज ऐसा क्यों है, तो बोलेंगे अर्थ रोटेट्स
about the sun and spins about its axis, spins about its axis, ठीक है। बट for ground observer, earth is taken as inertial reference frame, मतलब अर्थ को हम लोग रेस्ट में मान के चलते हैं। जो अर्थ पे बैठा हुआ आदमी है उसको अर्थ रेस्ट में नजर आता है, इसीलिए अर्थ को इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम मान के चलते हैं, ठीक ना। ग्राउंड ऑब्जर्वर अर्थ इज टेकन एज इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो ठीक है। अब जो है आगे बात करते हैं कि हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम क्या होता है, हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम क्या होता है। तो बोलेंगे द फ्रेम विच इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सन के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम रेस्ट में होगा इज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो देखिए रेफरेंस फ्रेम में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो रेफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे एक सेट ऑफ ऑब्जर्वर है, जहां ऑब्जर्वर बैठ करके किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो वही समझो वो रेफरेंस फ्रेम है। और रेफरेंस फ्रेम जो है वो दो टाइप का होता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोले जो ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। दूसरा बात नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और अर्थ चूंकि अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए अर्थ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। लेकिन अर्थ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए अर्थ रेस्ट में मान के चलते हैं अर्थ को, और अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान के चलते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। फिर हम लोग हेलियोसेंट्रिक रेफरेंस फ्रेम पढ़े, जिसमें कि सन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी सन पे अगर ऑब्जर्वर को बैठा दिया जाए तो अर्थ जो रुका हुआ हमको अर्थ पे बैठने पे नजर आता है, अर्थ हमको मोशन में नजर आएगा और सन रेस्ट में नजर आएगा। वैसे अर्थ पे बैठ के देखते हैं तो सन ही हमको पूरब से पश्चिम की ओर डूबते हुए नजर आता है, लेकिन सन कहीं अगर बैठा दिया जाए किसी को तो सन जो है जहां है वहीं रेस्ट में रहेगा और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होते हुए दिखेगा और सन के चारों तरफ रोटेट होते हुए दिखेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे रेफरेंस फ्रेम क्या है। रेफरेंस फ्रेम में कौन सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा, कौन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में होगा, ये भी समझा दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां तक आप लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग हेडिंग देंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन बोलेंगे when a particle follows a straight line path, then its motion is called one dimensional motion, ठीक है। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या है, तो कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तो उसी को वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जी, सबसे पहले हेडिंग दिया जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो पहले अगर बात करें, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी अगर मान लो कोई इस तरह का रास्ता अपनाते हुए चला गया, देखना इस तरह का रास्ता अपनाते हुए गया है, यहाँ से ऐसे ऊपर, फिर जो है वो इस तरह से नीचे आकर के बी पॉइंट पे पहुंचा है, यानी आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का नाम हम सी दे दे रहे हैं, और कोई जो पार्टिकल है वो सीधा चला गया है ए से बी तक। तो देखो ये जो लाइन है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करें, तो डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे क्या, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट is called displacement, समझ जाइए। तो अगर आपसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो यही है डिस्प्लेसमेंट, यानी ए बी जो है
ए बी यही है डिस्प्लेसमेंट यानी एस, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जाहिर है डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होगा, तो बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब देखो जी, ये जो ए सी बी बनाए हैं उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे द टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो उसको भी लिख देते हैं, पहले इसको आप नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, अब अगर बात करें हम डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे द टोटल पाथ कवर्ड बाय the total path covered by the particle from initial to final point। तो ठीक है, अगर बात करें इज कॉल्ड डिस्टेंस, चलो इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ गए हैं, तो देखो ये ए से बी जो है यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसको तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और यहाँ से अगर ऐसे गए हैं इस पॉइंट तक, तो इसको जो है, चलो ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ए बी क्या है, तो देखो ए बी जो है वो तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर ए सी बी का बात करें, तो ए सी बी क्या है, तो बोलेंगे वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो, तो ए सी बी बड़ा होगा कि ए बी बड़ा होगा, तो जाहिर है ए सी बी बड़ा होगा, यानी इस पाथ के अलावा कोई भी पाथ से अगर पार्टिकल मूव करके ए से बी तक जाता है तो वो डिस्टेंस बड़ा होगा। लेकिन अगर इसी पाथ पे जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकता है, तब बोलेंगे अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे होकर अगर जाता है ए से बी तक, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। बाकी किसी भी दूसरे पाथ से अगर जाएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, तो बोलेंगे इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, जो नोट में बात सीखना है, बोलेंगे क्या कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। तो सोचो, तो अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करें तो बोलेंगे कि ये हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। उल्टा सोचो, अगर ऊपर में डिस्प्लेसमेंट हो और नीचे में डिस्टेंस हो, तब बोलेंगे कि ये हमेशा 1 से छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इतना आप समझ गए होंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे को बोलते हैं फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी बहुत कम समय के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे किसी पार्टिकल का, तो उसी को डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो चलो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख रहे हैं। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिफिनेशन क्या बोले, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, is called differential displacement। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्शन किधर होगा, जाहिर है डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बोलेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो बोलेंगे देखो, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है तो जाहिर है ये तो खुद ही एक डायरेक्शन है, तो इसमें अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर होगा। लेकिन अगर कर्व पाथ हो, अगर देखिएगा ध्यान से, अगर कर्व पाथ हो, यहाँ से यहाँ जा रहा है पार्टिकल, इधर से इधर जा रहा है,
तब अगर कोई पूछेगा कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो मान लो इनिशियली इस पी पॉइंट पे था, अब पी से पी डैश पे गया, तो देखो ये इतना कम डिस्प्लेसमेंट है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि आप समझिए ये स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो कोई बोलेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे अलोंग द एडवांसमेंट ऑफ मोशन एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो इसको हम लिख भी देते हैं, बोलेंगे क्या, इट इज डायरेक्टेड along the tangent, it is directed along the tangent when particle follows curved path, ठीक है। तो अगर हम इसका फिगर बना दें, इसका हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, जैसे एक पार्टिकल जो है कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, किसी समय पी पॉइंट पे है, अब पी से पी डैश पे गया है, तो ये जो पी डैश है उसी को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो इसको डीएस से डिनोट करते हैं, डीएस है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, जैसे वाई में स्मॉल चेंज को डी वाई बोलते थे, एक्स में स्मॉल चेंज को डी एक्स बोलते थे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी एस में स्मॉल चेंज को डी एस बोलेंगे, तो यही हो गया डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। जाहिर है ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग द टेंजेंट होगा, जाहिर है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आते हैं कि फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, तो ठीक है उसके बारे में भी लिख देते हैं, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट है फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे डिफाइन करें आप ही बोलिए, तो बोलेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग ए फाइनाइट टाइम interval is called finite displacement। अब अगर बात किया जाए कि ये कैसा होगा, तो देखो इसको जो है अगर हम फिगर से दिखाने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे देखो अभी तो बनाए थे, जैसे ए से बी तक गया, तो यही डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ये फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको एस से डिनोट करेंगे, ऊपर वेक्टर साइन देंगे, ठीक ना। ये ए से बी जो है यानी ए बी जो है वो एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आप समझ गए हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो उम्मीद है कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट आप समझे होंगे अच्छे से। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, तो ठीक है उसको भी लिखते हैं, आप यहाँ तक नोट करिए। तो आइए दोस्तों हम लोग अब हेडिंग देते हैं वेलोसिटी क्या है। तो देखो जी, जैसे वेलोसिटी आप पहले से भी पढ़ते आए हैं, 9th में भी पढ़े हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या उसी को अलग तरह से बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप कुछ भी बोलिए गलत नहीं है, यानी बोलेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज of displacement is called velocity। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, तो बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ठीक है वेलोसिटी का डायरेक्शन तो होगा ही, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब वेलोसिटी अगर इधर को प्लस में बोल रहे हैं तो इधर को माइनस में बोलेंगे, और जाहिर है इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक, अब हम लोग बात करें कि वेलोसिटी कितने टाइप का होता है। वेलोसिटी कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दूसरे को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो अगर बात किया जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो देखो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का, किसी मोमेंट पे, पार्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी क्या है, तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको आप थोड़ा ऐसे समझिए कि अगर मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 सेकंड पे अगर बात करें या 0 सेकंड पे बात करें, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब शुरुआत में इनिशियली। अब मान लो आगे जाकर के 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर आगे जाकर के 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर आगे जाकर के 15 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर आगे जाकर के मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गया,
तो कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई पूछेगा बताओ इसका वेलोसिटी क्या है, तो बोलेंगे इसका वेलोसिटी तो बताना कोई आसान है नहीं। हाँ, आप ये बोलोगे कि इस समय वेलोसिटी क्या है, मतलब कि 1 सेकंड पे कितना है, 2 सेकंड पे कितना है, 3 सेकंड पे कितना है, 4 सेकंड पे कितना है, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछोगे या किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछोगे तब हम बता सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर मोमेंट एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट, तो ठीक है उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे जहां पे भी वेलोसिटी पूछ रहा है वहां पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लो और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दो, यानी ds बाई dt को ही भी इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, मतलब कि यही मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट और एट एनी particular point is called instantaneous velocity। instantaneous velocity। अब देखिए ध्यान से, बोलेंगे क्या, जाहिर है वेलोसिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो बोलेंगे इट इज डायरेक्टेड along the tangent when particle follows a curved path। अब देखिए कोई पार्टिकल अगर मान लो इस तरह से कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है, तो कोई आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे देखो यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लो, यानी ये ds, ठीक ना, p और p डैश, यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में मान लो स्मॉल टाइम लगा होगा तो उसको dt बोलेंगे। तो कोई पूछेगा यहाँ डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे अलोंग द एडवांसमेंट ऑफ मोशन एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो यही हो गया v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द एडवांसमेंट ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोलेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल टाइम से डिवाइड कर दो, तो यही हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ds बाई dt। याद करिए, जैसे dy बाई dt होता था या dy बाई dx होता था, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि ds इज इक्वल टू v dt, तो बिल्कुल, तो सोचो अगर हम v dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ठीक है, ये सब तो बात की बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो समझ गए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो किधर होगा, तो बोलेंगे कर्व पाथ पे अलोंग द टेंजेंट होगा, और अगर स्ट्रेट पाथ होगा तब तो ये खुद ही एक डायरेक्शन है, तो बोलेंगे अब इसमें कौन सा डायरेक्शन देखना है, अगर इधर जा रहा है तो इधर होगा, इधर आ रहा है तो इधर होगा। तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है, तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द नेट डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट देखो, यानी यहाँ से अगर यहाँ पार्टिकल गया है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो इसी को कोई बुक जो है वो डेल्टा एस लिखता है, तो डेल्टा एस, और टाइम को लिखता है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब हुआ टोटल टाइम, और डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट। वैसे इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, हम लोग तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, और एवरेज वेलोसिटी को जो है v एवरेज ऐसे लिख देता है, VAVG ऐसे, या फिर इसी को ऐसे लिख देगा, v ऐसे लिख करके ऐसे ये एरो दे देगा। तो इससे भी समझना है कि एवरेज वेलोसिटी का बात हो रहा है। ये होता क्या है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या सिंपली सिर्फ लिख देगा ऊपर में नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम।
तो उम्मीद है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझ गए होंगे। अब हम पूछने जा रहे हैं कि क्या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हमेशा इक्वल हो सकता है? तो बोलेंगे ये कहना सही नहीं होगा। तो आप जो हैं कर्व पाथ के लिए सोचिए। अगर आप देखेंगे कि अगर हम कर्व पाथ कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो अगर हम बात करें कि इस पाथ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो सेम कब होगा, थोड़ा सोच के बताइए। तो कब होगा आप सोचिए थोड़ा सा। तो एवरेज वेलोसिटी जो है, अगर हम यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो ये होगा। और यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो सोचो तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? तो बोलेंगे वो भी इधर ही है। तो बोलो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो गया कि नहीं? तो हाँ, यानी कर्व पाथ पे भी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो सकता है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है आगे? तो डिस्टेंस के बारे में, सॉरी स्पीड के बारे में पढ़ना। तो आइए स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है जी? तो बोलेंगे कि द रेट ऑफ या द टाइम रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called स्पीड। और स्पीड कैसा क्वांटिटी है? तो बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्पीड जो होगा उसको v से डिनोट करेंगे और ये s/t होगा। ठीक है। अब स्पीड जो है वो कितने तरह का होता है? तो स्पीड भी जो है वो दो तरह का होगा। एक को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरे को बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का तो डिफिनेशन ऊपर ही लिखा हुआ है। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होगा कि स्पीड मतलब कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है। और ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो आप देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो किसके इक्वल है? तो बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनिए, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। यानी अगर कोई पार्टिकल इस तरह से कर्व पाथ फॉलो कर रहा है तो बोलेंगे क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कितना होगा? तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो, वो तो ds/dt ही होगा, ds/dt होगा। तो आप बोलिएगा क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन होता था? तो बोलेंगे देखो यही तो डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जब बोल दिए तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें हम लोग डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब वो किसके इक्वल होगा? तो बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी ds/dt के इक्वल होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, डायरेक्शन में डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ नेट डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कहने का मतलब है कि एवरेज स्पीड जो होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। क्या इसी को डेल्टा S/डेल्टा T भी लिख सकते हैं ऊपर, लेकिन एरो नहीं देंगे। डेल्टा मतलब नेट हो गया या चेंज भी बोलते हैं उसको। तो ठीक है, आगे हम बात करेंगे जब हम एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे ना, तो उसमें होता है कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, ठीक ना। चेंज का मतलब हमेशा याद रखना है कि फाइनल माइनस इनिशियल होगा, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दोनों टर्म अलग अलग है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल और डिक्रीमेंट का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो ठीक है, इतना तक आज पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे और एक्सेलरेशन पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज रेफरेंस फ्रेम पढ़ लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, वेलोसिटी पढ़ लिए और स्पीड पढ़ लिए। तो ठीक है, अगले दिन हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।